हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो आज हम सामान्य ज्ञान का सेशन लेके आए हैं आप लोगों के पास, जो महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स और प्रतियोगिताओं के लिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको हर ये जो सामान्य ज्ञान लाया हूँ, क्वेश्चन और ऑप्शन एमसीक्यू बेस्ड हैं सब, जो आपको हर क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड मिलेगा आंसर करने के लिए। और आप आंसर करिए, आप अपना नॉलेज टेस्ट करिए कि आपको कितना समझ आता है, कितने आंसर आपने राइट किए हैं। तो आप उसको नोट डाउन करते रहिए ताकि लास्ट में आपको पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन है उसमें से कितना आपका राइट हुआ है। तो हर क्वेश्चन नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है हर सवाल। तो देखिए ध्यान से, और इन्हें जो भी अभी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स और प्रतियोगिताओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पार्श्विक मात्रक है। पार्श्विक जो है वो किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है दूरी, दूसरा चाल का, तीसरा आवृत्ति का, या फिर चाल का। यहाँ पे चाल 2 बार रिपीट हो गया है, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है वो आपके पास 5 सेकंड है आंसर करने के लिए। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। दूरी का है या चाल का या आवृत्ति का? तो देखिए दोस्तों, पार्श्विक मात्रक जो है ये कोई छोटी मोटी डिस्टेंस नापने के लिए नहीं होता। छोटी मोटी डिस्टेंस नापने के लिए छोटे मोटे जो हैं यूनिट लिए जाते हैं, जो एसआई मात्रक दूसरे हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन पार्श्विक जो है वो दूरी नापने का ही एक मात्रक है, जो एक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड का डिस्टेंस नापने के लिए होता है, जो कि 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्श्विक जो होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, जिसका एक पार्श्विक इक्वल टू आप ये भी बोल सकते हैं कि 3.08 इंटू 10⁻16 इसके बराबर होता है। मतलब 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सारे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रकाश वर्ष हो गया, 1 लाइट ईयर क्या होता है? ये 1 लाइट ईयर क्या होता है? जो प्रकाश वर्ष होता है वो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां, जो खगोलीय पिंड है उनके बीच की दूरियां, जैसे पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी हो गई, पृथ्वी से किसी तारा की दूरी हो गई, तथा व्यक्त करने के लिए किसी बड़े मात्रक के प्रयुक्त किए जाते हैं। दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। जैसे पार्श्विक है, पार्श्विक तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, वैसे ही प्रकाश वर्ष भी एक बहुत बड़ा दूरी का मात्रक है। तो जैसे दूरी के मात्रक और सारे कई हैं, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, मील हो गया, या फिर किसी का नाविक मील हो गया, जो समुद्र की दूरी नापते हैं वो नाविक में नापते हैं। और जैसे 1 नाविक इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, वैसे ही सारे हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कृपया ध्यान से देखिए ऑप्शन, सारे ऑप्शन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही जरा सा ही डिफरेंस, सब में एक समान है, सब जो क्वेश्चन है एक समान ही दिख रहे हैं। तो इसमें बहुत ही बारीकी ध्यान दे के हमको आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम से हमारे सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से, जैसे एक सवाल हल कर रहे हैं तो उसमें प्लस और माइनस का अगर ध्यान नहीं दिया तो आंसर पूरा हमारा जो कैलकुलेशन है रॉन्ग आता है। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, अगर इसमें एक माइनस और प्लस जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका सवाल जो गलत हो सकता है। तो बताइए कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? 1.66 इंटू 110⁻24 kg, या 1.66 इंटू 110⁻24 kg, 1.66 इंटू 110⁻27 kg, या 1.66 इंटू 110⁻
27 kg। तो आप बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 AMU इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट जितना है, तो 1/12 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान इतना होगा, और बाद में 1/12 इंटू 19.9264 इंटू 10⁻⁻27 kg के रूप में दिया है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किसी मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज में प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा। तो ये थोड़ा दिमाग वाला खेल है, इसमें थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक टेबल पे पुस्तक रखी है तो उसका जो कोण होगा, प्रतिक्रिया के बीच का जो कोण होगा वो कितना कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा वो। तो आप देखिए आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। तो देखिए इस सवाल का जो आंसर है वो बहुत आसान है। अगर आप किसी टेबल पे एक बुक रख देते हैं, नोटबुक या टेक्स्ट बुक, कोई भी अगर एक बुक रख देते हैं, तो उसके नीचे का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर का एक ऊपरी जो वो R1 बनेगा, और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो R2 लगेगा। तो उसमें जो एक सीधी रेखा होती है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे। जब एक दूसरे के समांतर रहेंगे तो ऊपर की साइड से अगर आए टेबल की तरफ तो 90 डिग्री बनता है, फिर से नीचे जो आता है वो 90 डिग्री, दोनों मिलके 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों को, ये बहुत ही दिमाग के साथ खेलने वाले सवाल हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो फोर्थ वन है, 180 डिग्री 180 डिग्री पे बनेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। दाब का विमीय सूत्र है, दाब का विमीय सूत्र कौन सा है, अभी आपको इसमें से पहचानना है। आप ऑप्शन देखिए और बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस राशि को उसके मात्रकों में तोड़ देते हैं। जैसे किसी भी राशि को उसके मात्रकों में तोड़ देते, फिर उन मात्रकों को मीटर या द्रव्यमान में के समय तथा ताप के पदों को व्यक्त करते हैं। उसके बाद उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो आप उसी तरह से हर सवाल को हल कर सकते हैं। क्या करना पड़ता है, पहले आप एक जो उसका मात्रक होता है उनको तोड़ लेते हैं, फिर उनके मात्रकों को मीटर या द्रव्यमान या समय तथा ताप पदों में व्यक्त करते हैं। तो उसके बाद भौतिक राशि का विमीय सूत्र बनकर तैयार होता है। तो जो कार्य का, जैसे कार्य का हो गया, तो कार्य का अगर पूछा जाए तो mL/2 T/-2 होता है, कार्य का विमीय सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे जो है दाब का पूछा है, तो दाब का होगा ऑप्शन ए, m×L⁻⁻1 T⁻⁻2, ये होता है दाब का विमीय सूत्र। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा ऊर्जा संरक्षण नियम, या रैखिक संवेग संरक्षण नियम, या कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम। तो देखिए दोस्तों, जो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसको इंग्लिश में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, उसको इंग्लिश में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। तो जो ये ऊष्मागतिकी है उसका पहला नियम यह बताता है कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जो ये ऊष्मागतिकी है, जो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का रूप है, तो ऊर्जा के संरक्षण नियम जो है, ऊष्मा जो है ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालना करती है, वो भी एक पालन करती है। तो उससे क्या होता है कि ऊष्मा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, स्कूलों में पढ़ाया गया होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। तो लेकिन
ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। जो ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा सकता है तथा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, परिवर्तित, जिसको परिवर्तन बोलते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात उष्मा ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से रूपांतरित हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है। तो अगर वो परिवर्तित हो जाती है तो हम ये जानते हैं कि ऊष्मागतिकी भौतिकी का वह ब्रांच है जिसमें ऊष्मा तथा अन्य ऊर्जाओं का मध्य संबंध को अध्ययन करते हैं। इससे हम यह अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा जो अन्य ऊर्जाओं के रूप में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसको ही हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा दो भागों में बराबर होती है। तो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वो किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा दो भागों में परिवर्तित होती है। तो एक तो निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है और दूसरा निकाय द्वारा निकाली या प्रवेश ऊष्मा होती है। तो जब किसी निकाय को बाहर से ऊष्मा दी जाती है, तो निकाय द्वारा आवेशित ऊष्मा का मान निकाय के अतिरिक्त ऊर्जा में आय वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग में बराबर होती है। तो इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही कहते हैं। और यह नियम जो है पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में लागू होता है। तो जो ठोस, द्रव, गैस है, ये तीनों अवस्थाओं में मान्य होता है। तो अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया शायद ही 80% तो समझ में आया होगा, 100% नहीं तो 80% तो समझ में आया होगा। तो इससे आपको ये पता ही चल गया होगा कि आंसर क्या है। तो आंसर है ऊर्जा संरक्षण नियम, जो बी ऑप्शन है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम सही आंसर है इस जवाब का। और नेक्स्ट पे आते हैं 6, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। जो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ये आप ऑप्शन बेस्ड पे देखिए, ऑप्शन देखिए और फिर आंसर करिए। पेनिसिलियम, पैरामीशियम या ईस्ट, या इनमें से सभी। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होगा। मुकुलन द्वारा किसका जनन होता है, या मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आंसर बताता हूँ। मुकुलन एक प्रकार की जो ये अलैंगिक जनन क्रिया है। जो मुकुलन है वो अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि से शरीर का एक छोटा सा जो उभार होता है बाहर की ओर निकलने लगता है। कुछ भी शरीर का एक कहीं पे अंग में कुछ बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे मुकुल या बट कहते हैं, इंग्लिश में इसको बट कहते हैं। तो मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होता है और जनक जीव से अलग हो जाता है। बाद में जब बड़ा होने के बाद वो उस जीव से अलग हो जाता है जिस जीव में बढ़ता रहता है। तो इसको हम बड, मुकुल या बट कहते हैं। तो इसका आप समझ गए होंगे कि मुकुलन क्या होता है। तो अभी इसका आंसर जो है वो है आंसर सी, ईस्ट होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है। तो ऑप्शन है ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, जोस्टेरा या वायोला। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो परागण जल द्वारा होता है, किसका परागण जल द्वारा होता है। तो कृपया ध्यान देके आंसर करिए। तो देखिए, जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। तो जो ऑक्जेलिस जो है वो कीटो द्वारा होता है, कीटो द्वारा परागण होता है इनका। कॉमेलिना जो है उसका भी कीटो द्वारा होता है। वायोला जो है वो भी कीटो द्वारा होता है। ये जो इनका जो ये होता है कीटो द्वारा क्यों होता है, क्योंकि ये चटक रंगों वाले होते हैं। जो ऑक्जेलिस है, कॉमेलिना है, वायोला है, ये चटक रंगों द्वारा होता है। इनका जो आप देखे होंगे कहीं भी झाड़ के पीछे या पेड़ के पास में एक फूल होते हैं, वो इनका जो कलर रहता है वो थोड़ा ब्राइट रहता है। तो ये इनका जो चटक रंगों के लिए ये कीटो द्वारा इनका परागण होता है। लेकिन जो जोस्टेरा है, जोस्टेरा का परागण जो है वो जल द्वारा होता है।
जल के द्वारा होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं या जो टहनी होती है वो हमेशा पानी में से झुकी रहते हैं, तो वो पूरे पानी में ऐसा फैल जाता है। आप देखेंगे कहीं पे तालाब में किधर भी, तो वो पूरे पानी में ऐसा फैल जाता है। तो इसका जो जोस्टेरा है वो उसका परागण जल द्वारा होता है। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है क्या है, कौन सा है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ए और बी दोनों, या केचुआ। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि उभयलिंगी प्राणी कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि उभयलिंगी प्राणी होते कौन से हैं, क्या होता है, क्या स्पेशलिटी होती है, क्या उनमें ऐसा क्या चीज़ है जो उनको उभयलिंगी बोलते हैं। तो ये वे जीव होते हैं, उभयलिंगी वे जीव होते हैं जिसमें नर मादा दोनों लिंग प्राणी में उपस्थित होते हैं। जो प्राणी होता है उसमें नर और मादा का दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे, अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि उभयलिंगी का मतलब पता चलते ही आपको कि मतलब इसमें का आंसर कौन सा हो सकता है, कि मुर्गी हो सकती है, कि सांप हो सकता है, केचुआ हो सकता है। तो दोस्तों मुर्गी तो एक लिंग होता है उसको, सांप भी एक लिंग होता है, आपने सुना होगा नाग नागिन। वैसे केचुआ जो होता है, तो आपके 3 ऑप्शन तो गए, पहला मुर्गी, सांप भी गया, ऑप्शन ए और बी दोनों वो तो अपने आप ही चला गया, केचुआ बचता है। तो केचुआ दोस्तों ये उभयलिंगी है जिसमें नर और मादा की दोनों क्वालिटी ही उपस्थित होती हैं। तो केचुआ इज द आंसर। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? जो 2 निषेचन होते हैं वो किसमें आवृतबीजी में, या अनावृतबीजी में, टेरिडोफाइट्स में, या ब्रायोफाइट्स में। तो आपको बताना है, आपके पास 5 सेकेंड है कि कौन सा आंसर है। तो दोस्तों द्विनिषेचन सबसे पहले जानना, द्विनिषेचन क्या होता है। द्विनिषेचन मतलब 2 निषेचन। 2 निषेचन, जो 2 निषेचन होता है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 2 निषेचन कैसे होता है। तो सबसे पहले जानिए कि 2 निषेचन जो हैं, एक भ्रूण होता है और एक होता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष होता है, पेन नहीं है इसलिए ये फिंगर से लिखना पड़ रहा है, तो इसलिए वो मोटा लिखा जा रहा है। तो भ्रूण होता है, जो भ्रूण होता है वो बीज का निर्माण करता है। ये जो है बीज का निर्माण करता है, और जो भ्रूणपोष है वो भ्रूणपोष पोषण, बीज को पोषण प्रोवाइड करता है, पोषण जो पूरा प्रयोग करवाता है, देता है। तो ये जो पोषण देता है, तो ये पूरा जो प्रक्रिया होती है वो आवृत्तबीजी में होती है। ये जो है सारा वो आवृत्तबीजी पादप में होता है। तो इसका आंसर है आवृत्तबीजी पादप। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता ए वर्ड्स होता है। दक्षता, पैकिंग दक्षता एंड वर्ड्स, वर्ड्स मतलब खाली जगह होती है। तो ये बताना है कि बीसीसी में कितना संरचना पैकिंग क्षमता जो है, पैकिंग दक्षता जो है वो कितनी होते हैं, और वर्ड्स कितना % होता है। तो आपको बताना है, आपके पास है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका आंसर बीसीसी संरचना का पैकिंग में जो दक्षता एवं वर्ड्स होता है, जो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है, जो बीसीसी का फुल फॉर्म है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। जो वाइड होता है वो खाली स्थान होता है, अभी जैसे बताया। अब पैकिंग दक्षता इस कितने % होते हैं, तो इसमें जो पैकिंग दक्षता होती है वो 68% होता है, और जो वाइड खाली जगह होती है वो 32% होता है। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड की प्रतिशतता कितनी होती है, कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें आपको बताना है, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक या हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैक्ड होता है उसमें, या क्यूबिक सेंटर्ड पैक्ड, जो इसमें दक्षता या खाली जगह, वॉइड जो होता है खाली जगह, वो कितना प्रतिशत होता है। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों इसमें जो
फेस सेंटर्ड क्यूबिक है वो 74% होता है, और जो वाइट खाली जगह होता है वो 26% होता है। तो इसको आपको ध्यान देना है और इसको आप याद करके जाना है एग्जाम में। डायमंड जो हीरा होता है, डायमंड में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड खाली स्थान की परसेंटेज क्या होती है, कितना प्रतिशत होता है खाली जगह, और जो पैकिंग दक्षता है वो कितना प्रतिशत होता है, तो आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए 34 एवं 66 जो दक्षता है वो 34% होती है, और जो डायमंड में खाली जगह बचता है उसमें जो 66% होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन जो स्पेयर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या, ऑक्टाहेड्रल की संख्या कितनी होती है? तो आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो बी है, 4। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या है वो 4 होती हैं। एफसीसी जो स्पेयर है परमाणु आयन की, उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या वो कितनी होती है? 4 होती है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश, 15वां क्वेश्चन, जो प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तरंग दैर्घ्य कितना होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, नहीं बदलता, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का हवा में जब प्रवेश करते हैं प्रकाश, उसमें कांच से, कांच में प्रवेश करती है हवा से, जो कांच में प्रवेश करती है तो इसकी जो तरंग दैर्घ्य जो भी वो है वो कितना क्या होता है, मतलब बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसमें जो है प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जो है वो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों का अपवर्तक नाक जो अलग अलग होंगे वो दशा में प्रकाश की किरणें अपने पथ से मुड़ जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं कभी भी एक, अगर एक जो एक माध्यम है वो दूसरे माध्यम में जाएंगी तो वो अपने जो पथ से अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। तो ये मुड़ना किस तरह होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम किस प्रकार का है, जो जिस माध्यम में जा रहे हैं उसका जो जो अपवर्तनांक जो है वो किस माध्यम, किसके अधिक ओर मुड़ना है, तो इस पे निर्भर करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें जो प्रवेश करते हैं तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है घटता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 16 सवाल, 16वां सवाल, एक गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया गया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में कुछ बदलाव आता है या सेम रहता है, या बढ़ जाती है, घट जाती है, अचर रहेगी? इसका जो है, जो एक गोली दर्पण है, गोल है, दर्पण है वो गोल है, उसको पानी में अगर डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन आएगा? उसके बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचर रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका सवाल का जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, जब एक अवतल दर्पण पानी को अगर पानी में रखने में उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा वो पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण को पानी में रखने से उसकी जो वक्रता और त्रिज्या है ना वो अपरिवर्तित रहती है। जो आर रहता है, हम जब लिखते हैं तो आर लिखते हैं, वक्रता और त्रिज्या रेडियस जिसको बोलते हैं, तो उसकी फोकस दूरी जो है एफ बराबर R2 हो जाते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये अभी आपको समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, कि वो अपरिवर्तित रह जाते हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसमें बताना है आपको किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल का, पीला, नीला, या फिर बैंगनी का? तो इसका आंसर आप बताइए कि तो इसका आंसर है दोस्तों
लाल, लाल जो रंग है ना वो फैलता बहुत है। अगर आप देखेंगे कहीं भी स्ट्रीट लाइट जो रहती है, जो रोड पे लाइट लगी रहती है, रेड लाइट दिखाते हैं आपको, तो वो दूर से हमको दिखाई पड़ती है और स्प्रेड होती है, बहुत ज़्यादा फैलती है, इसलिए इसका जो तैर रंग है सबसे अधिक होता है लाल रंग। आपका आंसर ये है लाल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक जो है लैम्बडा, कैंडला या डायप्टर, इसमें से कौन सा आंसर सही है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जो लेंस है, लेंस होता है, उसके शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डायप्टर होता है। डायप्टर, डायप्टर आपको पता है लेंस का प्रकाशीय शक्ति मात्रक है। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी जो प्रकाशीय शक्ति होगी 1/f डायप्टर होती है। अगर किसी की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी जो जब किसी फोकस की दूरी f मीटर है, तो अगर किसी भी दूरी f मीटर होती है तो उसका जो प्रकाशीय शक्ति है जो डायप्टर होती है वो 1/f होता है। तो उत्तल लेंस में ये जो डायप्टर होता है वो धनात्मक होता है और जो अवतल लेंस में के लिए ये ऋणात्मक होता है। जैसे किसी भी इसका जो दूरी है, जैसे f है, f मीटर होता है, f मीटर है तो उसकी जो डायप्टर होती है वो 1/f हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ जो उत्तल लेंस में होती है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव रहता है, और अवतल लेंस में जो होता है ना ये माइनस में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी गॉस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो चुंबकीय बल जो क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मात्रक टेस्ला होता है। जो ये है ना चुंबकीय क्षेत्र का, ये जो इसका मात्रक है वो टेस्ला होता है। टेस्ला जो है ना वो एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, आपने नाम सुना होगा, निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। जो एक टेस्ला है वो 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसमें जो इसे जो है ना टी से दर्शाया जाता है। कभी भी आप देखेंगे तो जो दर्शाएंगे ना तो टी करके दर्शाया जाता है। और इसमें जो सीजी सिस्टम मात्रक गॉस होता है, जो सीजीएस सिस्टम का मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। जैसे अभी ये प्रश्न पढ़ा तो आपने टेस्ला का पढ़ा, तो उसमें जो है सीजीएस सिस्टम जो होता है उसका मात्रक जो होता है गॉस होता है। और एक टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस के बराबर होता है। जो एक टेस्ला है वो 10,000 गॉस के बराबर होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर दे दिया और किसी ने दे दिया और उसको बोल दिया कि आप इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप ऐसा कर दीजिए कि वो एमीटर में काम करने लगे, तो उसको आप क्या करेंगे कि वो एमीटर में काम करने लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, समांतर निम्न प्रतिरोध लगाएंगे या श्रेणी में उच्च प्रतिरोध करेंगे, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध या समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो इसका सोच समझ के जवाब दीजिए। ये बोल रहा हूँ ना, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे चुन चुन के लाया हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरह से। आप देखिएगा ना, इसमें से कम 1 2 3 प्रश्न तो पक्का मिलेंगे एग्जाम्स में।
चलो आंसर करिए, आपके पास है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसको जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैल्वेनोमीटर क्या करता है। गैल्वेनोमीटर जो छोटी सी मामूली धारा जो होती है, मामूली करंट, उसको नापने के लिए होता है। बहुत बारीक करंट जो होते हैं उसको वो नापने के लिए होता है। और जो एमीटर होता है वो बड़ी धारा को, बड़ी करंट, जो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसको नापने के लिए होता है। तो ये काम हम एक जो ये होता है निम्न श्रेणी, निम्न प्रतिरोध होता है, उसको जोड़कर हम एक एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। जो निम्न प्रतिरोध है उसको हम लगा के उसमें जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, वो मामूली करंट को, जो धारा है, मामूली धारा है, उसको मेजर करता है। और जो एमीटर है वो बड़ी धाराओं को मेजर करता है। तो इसमें हम एक निम्न प्रतिरोध लगा के गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। जो लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करते हैं उसका नियम क्या है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ या कॉर्कक्रू नियम, एम्पियर का तैरने का नियम। तो आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या होता है। तो दोस्तों इसका हम बता दें कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो इस्तेमाल होता है। आपको मैं पूरा इसका एक फ़ोटो भी लाया हूँ, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा समझ लें और इसको समझ के आप देख लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट सेशन कल आएगा। फिर से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है तो देख लीजिए आप लोग। अब इसको रिवीजन करके आइएगा, क्या पता इसमें से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें जो ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो थैंक यू सो मच।